अस्सलाम हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है। सो लास्ट टाइम जो है वो मैंने पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस किया था। ठीक है। तो आज मैं उस पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी के जो भी आपके टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स में और पास्ट के इम्पॉर्टेंट, वो आज मैं सॉल्व करूँगा। सो आई होप that you are taking advantage of these lectures, and if you are not, so you must take advantage and you must subscribe my channel. You must support me. Thank you so much. So let's start our lecture. तो अब जो है वो हम बात करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स की। तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम है 17.1 का, आई होप कि आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, और एंड आई होप कि इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन की पिक्चर अटैच कर दूंगा, और अगर ना कर सकूं तो आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। मैं यहाँ मेंशन ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं बेसिकली पहले 17.1 पे आऊँगा। ठीक है भाई। 17.1 17.1 जो प्रॉब्लम है 17.1, ये क्या कह रहा है? सवाल आपके सामने भी होना चाहिए, यानी आपके पास भी बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैं बुक की प्रॉब्लम करा रहा हूँ। 17.1 प्रॉब्लम, पेज नंबर 286, पेज नंबर 268, सॉरी, पेज नंबर 268। मैं यार डेटा से बात करूँगा, डेटा। मैं सवाल आपके सामने डिक्टेट ज़रूर कर रहा हूँ। ठीक है। सवाल ये है कि इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस of a pendulum, the time period is measured to be 3 seconds. एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो कि अपने लिहाज से यकीनन रेस्ट में होगा, या उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, यानी या तो वो रेस्ट में होगा, या अगर वो मूव भी कर रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, उसको कुछ फील नहीं होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, उसके लिहाज से तमाम जो फेनोमिनाज होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। यानी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हुए अगर वो कोई इवेंट मेजर करेगा, टाइम इंटरवल, तो नॉर्मल होगा। लेंथ मेजर करेगा, नॉर्मल होगी। मास मेजर करेगा, नॉर्मल होगा। लेकिन अगर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद इन सब चीज़ों को कोई और मेजर करेगा जो इसके रिलेटिवली मूव कर रहा होगा, ठीक है, या वो रेस्ट में होगा तो ये रिलेटिवली मूव कर रहा होगा, कोई एक रेस्ट में हो, एक मूव कर रहा होगा, तो फिर रिलेटिव इफेक्ट्स आएंगे। तो अभी पेंडुलम का टाइम पीरियड उसने बोला 3 सेकंड, तो ये जो 3 सेकंड है ये है प्रॉपर टाइम। ये क्या है? प्रॉपर टाइम। यानी ये उसने मेजर किया है, जो बंदा खुद इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद है और उसने एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है। ठीक है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक ऑब्जर्वर देखता है। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.95 c। अब क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक पेंडुलम था जो ऐसे स्विंग कर रहा था, और वहाँ उसका टाइम पीरियड था 3 सेकंड। लेकिन एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि मूव कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 0.95 c। तो ये जब इसको देखेगा तो क्या मेजर करेगा? वो टाइम होगा t। मान लेंगे ये रेस्ट फ्रेम है और ये मूविंग फ्रेम है। इस फ्रेम के लिहाज से इसका टाइम पीरियड क्या था? 3 सेकंड। लेकिन इसके लिहाज से इसी का टाइम पीरियड 3 सेकंड नहीं होगा, डायलेट हुआ हुआ होगा, जबकि मूव ये कर रहा है। जब ये मूव कर रहा है और इसको देखेगा तो रिलेटिव इफेक्ट यही लगेगा। इसके लिहाज से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिस भी इवेंट का टाइम होगा वो डायलेट हुआ हुआ होगा। तो सवाल यही है, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द पेंडुलम फॉर एन ऑब्जर्वर, इस वाले ऑब्जर्वर के लिए जो मूव कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 0.95 c विथ रेस्पेक्ट टू पेंडुलम। पेंडुलम के रेस्पेक्ट से ये मूव कर रहा है। तो जब ये इसको देखेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या मेजर करेगा? तो हमें मालूम करना है रिलेटिविस्टिक या डायलेटेड टाइम है ये। अच्छा जी,
तो अब आपको पता है कि जब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं और टाइम डायलेशन की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू टी नॉट डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। रिलेटिविस्टिक टाइम या डायलेटेड टाइम, प्रॉपर टाइम, लॉरेंट्ज फैक्टर। v क्या था हमारे पास 0.95 c। चलो पुट करते हैं t इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय लॉरेंट्ज फैक्टर 1 माइनस 0.95 c पे आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अगला स्टेप क्या बनेगा 3 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस 0.95 का हो जाएगा स्क्वायर। सिमिलरली सी का भी हो जाएगा स्क्वायर और नीचे रखा हुआ है सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर बेटा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा टी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। तो भाई देखता हूं मैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अच्छा जी, इस पूरे फैक्टर का आंसर, क्योंकि मैं यहाँ ये आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, बट आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर में रूट लगाना है, रूट लिख के 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.312। ये आप खुद करके देखना, इसका आंसर आएगा 0.312। फिर आप 3 को इससे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आएगा 9.6। क्योंकि आपको पता है जब कोई नंबर किसी छोटे नंबर से डिवाइड होता है तो वो एक्चुअल में बड़ा हो जाता है। तो 3 डिवाइड बाई 0.3 क्या बन जाएगा 9.6 सेकेंड। ये जो t आया ये 9.6 ये डायलेटेड टाइम है। इसका मतलब ये है इस ऑब्जर्वर को इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना समझ आएगा, कितना मेजर करेगा 9.6 सेकेंड। इसका मतलब क्या, इसने देखा कि भाई इस पेंडुलम ने जब अपना एक चक्कर मुकम्मल किया तो इसके घड़ी में 9.6 सेकंड गुजर गए और जब इसका एक चक्कर मुकम्मल हुआ, जबकि असल में ऐसा नहीं था। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसने जब अपना एक चक्कर मुकम्मल किया तो वो 3 सेकंड का ही हुआ, लेकिन इसने जब इसको ऑब्जर्व किया तो इसके लिहाज से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि इनर्शियल फ्रेम था इसका टाइम डायलेट हुआ था। ठीक है, तो लिहाजा ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट था कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से जो मूविंग फ्रेम है जब ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसका टाइम पीरियड एक्चुअल से ज़्यादा दिखाई देगा एंड दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम 17.2 पे आता हूँ। इसमें कुछ मामला ये होगा, कह रहा है what will be the length of a bar in the stationary frame if its length along the x dash direction is 1 meter and the motion is with a velocity of 0.75 c with respect to the observer at rest। यहाँ दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, यानी दो ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर तो एक ही है, और यानी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। जो ऑब्जर्वर है ना, जो ऑब्जर्वर है वो कहा गया है वो रेस्ट में है। ठीक है, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, तो हमने मान लिया कि यह हमारे पास एक स्टेशनरी फ्रेम है। क्या है, स्टेशनरी फ्रेम। ये वाला फ्रेम स्टेशनरी है और दूसरा वाला एक फ्रेम है जो कि मूव कर रहा है विथ 0.75 c यानी 75% स्पीड ऑफ लाइट। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक रॉड है, एक रॉड है। उस रॉड का जो लेंथ इंटरवल है, लेंथ इंटरवल का मतलब होता है जैसे ये पॉइंट है
x1 ये पॉइंट है, x2 तो इनका जो डिफरेंस है यानी x2 माइनस x1 यानी लेंथ इंटरवल डेल x, या आप उसको सिंपली बोलते हो लेंथ। तो उसकी प्रॉपर लेंथ यानी L0 वो कितनी है 1 मीटर। इस डेटा में हमने ये लिखना है कि भाई एक रॉड की प्रॉपर लेंथ है 1 मीटर, लेकिन ये 1 मीटर लेंथ जो है ना वो किसके लिहाज से, देखो सवाल में पढ़ो, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ बार, इस बार की लेंथ क्या होगी इन अ स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ इट्स लेंथ अलोंग x डायरेक्शन, और x डायरेक्शन का वर्ड इसने x डैश के साथ यूज किया, x डैश डायरेक्शन, यानी जो x डैश डायरेक्शन बोल रहा है तो वो एक ऐसा फ्रेम है जो मूविंग फ्रेम है। x पे डैश लगने का मतलब है ये एक मूविंग फ्रेम की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इफ इट्स लेंथ अलोंग द x डैश डायरेक्शन इज 1 मीटर। अच्छा, इसकी जो लेंथ है अलोंग x डैश डायरेक्शन वो 1 मीटर है। इसका मतलब क्या, जो मूविंग फ्रेम है उस मूविंग फ्रेम में जो भी कोई ऑब्जर्वर होगा उसके लिहाज से इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी वो कितनी होगी L0 1 मीटर, क्योंकि जो भी बंदा इस फ्रेम में होगा जब वो इसकी रॉड को लेंथ को मेजर करेगा तो वो एग्जैक्ट वही लेंथ जो प्रॉपर लेंथ है वही मिलेगी उसको। इसमें चेंजेस किसको दिखाई देंगे, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो दूसरा ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में इसको ऑब्जर्व करेगा। अगर ये मूव कर रहा है तो वो रेस्ट में हो या इसके कंपैरेबल किसी और स्पीड से मूव कर रहा हो, स्पीड्स दोनों की सेम ना हो, ना तो दोनों ही रेस्ट में हो ना दोनों ही सेम डायरेक्शन सेम स्पीड में मूव कर रहा हो, बट रिलेटिव मोशन में हो। अगर ये मूव कर रहा है तो ये रेस्ट में हो, ये स्टेशनरी फ्रेम। तो अब ये रेस्ट में है, इसने इसको मूव करते हुए देखा तो इसने इस रॉड की लेंथ को क्या मेजर किया, ठीक है। तो ये इसने पूछा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ बार इन स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपने यहां इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेंथ मालूम करनी है, लेकिन किसकी लेंथ, इस वाले बार की लेंथ जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं दोबारा बता दूं, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक मूविंग फ्रेम है एक रेस्ट फ्रेम है। रेस्ट फ्रेम में जो बंदा है वो मूविंग फ्रेम में मौजूद रॉड की लेंथ को मेजर करेगा, तो डेफिनेटली से बात है इसको इसकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगा, तो हमें वो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ मालूम करनी है। जो 1 मीटर लेंथ दी गई है वो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक दी गई है जो मूव कर रहा था, क्योंकि अगर कोई जिस फ्रेम में होता है भले वो फ्रेम मूव कर रहा हो तो उसको उस फ्रेम में मौजूद किसी भी चीज़ की लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन नहीं फील होता, जबकि उसे जो कोई और देख रहा होता है उसको फील होता है। ये बात पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ना आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है L यानी रिलेटिविस्टिक लेंथ। आपके पास स्पीड जो रिलेटिव स्पीड है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वो है 0.75 c। तो आपके पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, L इक्वल्स टू L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो भाई L क्योंकि आपको मालूम करना है, L0 कितना है 1, लॉरेंस फैक्टर क्या है 1 माइनस 0.75 c और इस पर आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c पे स्क्वायर। ये 1 तो 1 रहेगा, ये हो जाएगा आपका क्या 1 माइनस 0.75 पे आ जाएगा स्क्वायर और c पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर। ऐसे तमाम सवालों में c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो लेंथ आपके पास आएगी वो ये वाला फैक्टर बचेगा 1 माइनस 0.75 का स्क्वायर। आप इस फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस फैक्टर को कैलकुलेट करके जो आपके पास आंसर आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, लाइक 1 माइनस 0.75 का जो स्क्वायर आएगा आपके पास वो आएगा 0.5625। ये आप खुद कैलकुलेट करना, 0.5625। इसका जो स्क्वायर आएगा वो ये आएगा। देन आप 1 में से इसको माइनस कर देंगे। अब जब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो हाथ के हाथ आपने रूट भी लेना होगा, ठीक है। आप जब इसका रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा लेंथ का वो आएगा 0.66 मीटर, 0.66 मीटर, एंड दैट्स व्हाट द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। इसके लिहाज से इसकी लेंथ
कॉन्ट्रैक्ट हो गई। एक्चुअल लेंथ थी 1 मीटर, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कितनी है 0.66 मीटर, कम दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अपने लिहाज से वो लेंथ प्रॉपर ही थी। इसके लिहाज से लेंथ में चेंज आया है क्योंकि ये रेस्ट में था, इसने इसको मूविंग कंडीशन में देखा, या अगर ये रेस्ट में होता तो ये मूविंग कंडीशन के अंदर होता। दोनों में से किसी एक का रिलेटिव मूव करना ज़रूरी है, ठीक है, दैट्स इट। अगला सवाल करते हैं 17.3। एग्जाम्पल में जो कोई सवाल दिए गए होंगे वो आप लोगों ने खुद करने हैं, मैं मेंशन कर दूंगा कौन सी एग्जाम्पल्स करनी है, वो आप लोग करें। और जिसको किसी एग्जाम्पल में कोई बात नहीं समझ आए, जो भी वीडियो वॉच करता हो उसको नहीं समझ आए, वो एग्जाम्पल समझना चाहे तो मुझसे पूछ सकता है पर्सनली कि एग्जाम्पल में क्या मसला है, क्या मामला है। एग्जाम्पल आप लोग खुद सॉल्व करें, प्रॉब्लम और पास्ट ईयर के न्यूमेरिकल मैं बताऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। 17.3, अच्छा 17.3 में जो है वो क्या मामला है कि गिवन डेट, सवाल आप अपने सामने रखना। गिवन डेट, उसने बोला है गिवन दे रहा हूं कि m0 c² बराबर है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। कह रहे फाइंड करो टोटल एनर्जी, फाइंड करो टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का सिंबल होगा E, एंड काइनेटिक एनर्जी उसका सिंबल आप K इस्तेमाल कर लो, ठीक है। किसके लिए बात कर रहा है? ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 0.85 c। एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है विद स्पीड 0.85 c। तो सवाल है बताओ इस इलेक्ट्रॉन के अंदर टोटल कितनी एनर्जी होगी, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, जबकि m0 c² कोई चीज़ है जो गिवन है। आप समझो ये क्या चीज़ है। आपको मैंने मास एनर्जी रिलेशन में बताया था कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स किसी भी पार्टिकल में, ऑब्जेक्ट में, अगर वो रेस्ट में भी है तो उसके अंदर एनर्जी पाई जाती है और उस एनर्जी को बोलते हैं रेस्ट एनर्जी, जो कि होती है E0 इक्वल टू m0 c²। तो ये जो m0 c² है ये क्या है? ये है रेस्ट एनर्जी, जो कि हर हाल में इलेक्ट्रॉन में मौजूद है, भले वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट में भी है तो उसके अंदर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू इट्स मास मौजूद है कि अगर आप उसके मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहो तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। नाउ रेस्ट एनर्जी किस में दी जाएगी? अच्छा, जितनी भी पार्टिकल की एनर्जीज होंगी इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। इसको पढ़ेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई। अच्छा सुनो, बहुत से जगहों पे हमें इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, बहुत सी जगहों पे नहीं करना पड़ेगा, फिलहाल यहां नहीं करना, ठीक है। अब सुनो, आपके पास फॉर्मूला है के, सॉरी ई का मतलब है टोटल एनर्जी। तो बेटा आपको मैंने बताया था टोटल एनर्जी जो होती है अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन वो होती है E इक्वल टू mc², E इक्वल टू mc²। अब इसमें m क्या है? दिस इज अ वेरीड मास या रिलेटिविस्टिक मास, क्योंकि जब कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट कंपैरेबल स्पीड पे मूव करेगा लाइट की तो उसका मास वेरी हो जाता है, यानी उसके इक्विवेलेंट उसमें एनर्जी गेन हो जाती है, सही। तो बेटा इस m की जगह पर आ जाएगा m0 डिवाइडेड बाय √1 माइनस v² अपॉन c², और ये c² यहाँ ऐसे लिखा रहेगा। क्या करा? इस m की जगह ये रिलेटिविस्टिक मास था, आपको याद होगा m का फॉर्मूला, m रिलेटिविस्टिक मास, मास वेरिएशन से आपको समझाया था, m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² अपॉन c²। ये यहाँ रख दिया इसकी जगह पे, तो c² तो पहले से रखा हुआ था। तो बेटा ये जो m0 c² है ये आपके पास गिवन है, तो चलो फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो E बराबर हो जाएगा m0 c², m0 c² क्या है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय √
1 माइनस वी, वी क्या था, वी आपके पास है 0.85 सी और उस पर आएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.511 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इतना डायरेक्ट कर सकते हैं, 0.85 पे आ जाएगा स्क्वायर, 0.511 डिवाइडेड बाय, इस फैक्टर का आंसर आपने निकालना है, तो 0.85 का जो आपके पास स्क्वायर आएगा, तो इसका 0.85 का स्क्वायर आएगा 0.7225, 0.7225 ये आप खुद करेंगे, 0.511 डिवाइडेड बाय, अब आप इसको 1 में से माइनस करके जब आप इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 0.5268, 0.5268 कैसे आया बेटा, ये आया इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया, इन्हें डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आएगा, एनर्जी का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 0.970, 0.970 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर पार्टिकल्स, ठीक है, यानी इसका एक इक्विवेलेंट यूनिट है, तो जो ये पार्टिकल होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन वगैरह, इनकी एनर्जीज को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब टोटल एनर्जी आ गई तो आपने क्या मालूम करनी है, आपने मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी। अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आगे बहुत न्यूमेरिकल में काम आएगा वो याद रखना, फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब समझो बात को, अगर किसी पार्टिकल में कोई एनर्जी नहीं है तो उसके अंदर रेस्ट एनर्जी है, जब वो रेस्ट में, अब अगर उसने दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया, तो उसने एनर्जी गेन करी। वो एनर्जी जो उसकी मोशन की वजह से है, स्पीड की वजह से है, जो गेन करेगा वो कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी। यानी रेस्ट एनर्जी में उसने गेन कर ली कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों एनर्जी का जो सम होगा इसी को बोलेंगे टोटल एनर्जी। यानी जब वो रेस्ट में था तो रेस्ट एनर्जी, जब उसने स्पीड गेन करी तो काइनेटिक एनर्जी गेन करी, तो दोनों एनर्जी का जो सम होगा उसे बोलेंगे क्या, टोटल एनर्जी। तो आपने क्या मालूम करना है, आपने यहाँ से के मालूम करना है, तो के का फॉर्मूला हो जाएगा E माइनस ई नॉट। E माइनस ई नॉट का मतलब ये हुआ कि के आपके पास क्या आएगा, के आपके पास ये आएगा कि E कितना था, E हमारे पास था 0.970 में से माइनस कर देंगे बेटा ई नॉट क्या था 0.511, लो इनको माइनस करा दो, इनको माइनस करा के क्या बचेगा, इनको माइनस करा के हमारे पास बचेगा 0.970 माइनस 0.511, 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.459। असल में मैं कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज साइंटिफिक कैलकुलेटर राइट नाउ मेरे पास नहीं है, तो मैं स्टेप्स बता के मैं जस्ट वैल्यूज़ को देख रहा हूँ कि ये वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ आप इन वैल्यूज़ को खुद से निकाल लेना, वेरीफाई हो जाएंगी। 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज व्हाट वी हैव टोटल एनर्जी एंड वी हैव काइनेटिक एनर्जी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं 17.3। मैंने लास्ट टाइम लिखना भूल गया था ऊपर, सॉरी, मेंशन करना भूल गया था। वो जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपका 17.3 था। अब मैं बात कर रहा हूँ 17.4 की। (17.4) क्या बोल रहा है भाई? 17.4 ये बोल रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन, द टोटल एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ मास। एक प्रोटॉन की बात करी है, प्रोटॉन का मास उसने दिया है, और जो मास वो प्रोटॉन का देगा, याद रखना, वो रेस्ट मास होगा। वो कौन सा मास होगा? वो रेस्ट मास होगा। ठीक है भाई, रेस्ट मास आपके पास गिवन है 17.4 में
1.67 10 की पावर -27 kg। कह रहा है भाई द टोटल एनर्जी है ना एक प्रोटॉन की जिसका मास ये गिवन है, टोटल एनर्जी क्या है 3 टाइम्स 3 गुना इट्स रेस्ट एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है वो उसकी रेस्ट एनर्जी की 3 गुना है। यानी उसके अंदर अगर मिसाल के तौर पे पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी रेस्ट में, तो टोटल एनर्जी उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी 1 + 1 + 1। तो लिहाजा जो रेस्ट टोटल एनर्जी है वो रेस्ट एनर्जी का 3 गुना है। सही। नाउ अब इसने कहा फाइंड करो रेस्ट एनर्जी, फाइंड करो स्पीड और फाइंड करो काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो आंसर आया वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हो। ठीक है भाई, चलो इसको समझते हैं। आपको बोला रेस्ट एनर्जी बताओ, तो रेस्ट एनर्जी निकालना तो बड़ा आसान है। फॉर रेस्ट एनर्जी, भाई रेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, m0 c²। अब m0 तो आपको गिवन है 1.67 10 की पावर -27। इसको मल्टीप्लाई करा दो c से। c क्या होता है, इस चैप्टर में पढ़ रहे हो तो c हमेशा याद रहे कि c का मतलब है लाइट की स्पीड 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड और इस पर आ जाएगा स्क्वायर। अभी आप इनको मल्टीप्लाई कर दो मशीन यानी कैलकुलेटर में डालो और ये मिक्सअप करके जो आंसर आएगा उससे आपको आंसर मिल जाएगा। और वो आंसर आपके पास होगा 1.503 एक्सपोनेंट -10 जूल। ये आंसर आपके पास आएगा। लेकिन सुनो, ये जो आंसर आएगा इसका यूनिट जूल होगा। उसकी वजह ये है, ये जो मास था ये किलोग्राम में था, स्पीड मीटर पर सेकंड में थी, तो एसआई यूनिट फॉलो हुआ है, तो लिहाजा एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है। अभी तुम्हें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेरी बात से याद रखना। तो E0 का आंसर किस में आया है, जूल में आया है। अब कन्वर्ट कैसे करना है सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV का मतलब हुआ 1 इंटू ई का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। और दिस इज व्हाट, वोल्ट पोटेंशियल यानी वोल्ट यानी कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। याद रखना कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट जो है ना वो जूल के बराबर होता है। इस तरह से कि जूल इक्वल टू कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट या फिर जूल पर कूलम इक्वल टू वोल्ट। ये सारी चीज़ें चैप्टर 12 की कहानी है। ठीक है, बहरहाल कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट क्या बन जाता है, जूल बन जाता है। सो लिहाजा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है 1.6 10 की पावर -19 जूल। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर तुम्हें जूल में आना है, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आना है तो तुमने क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल हैं तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने के डबल होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने के ट्रिपल होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 कर देंगे। सही। लेकिन अगर आपने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी। सही है। तो अगर आपने जूल से आना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो डिवाइड करना है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आना है जूल में तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को जो E0 है 1.503 10 की पावर -10 इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 10 की पावर -19। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपको E0 का आंसर मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आंसर आएगा 9.39 10 की पावर 8, 9.39 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सुनो, पॉइंट को एक कदम आगे शिफ्ट कर देना। अगर आप इसको एक कदम आगे शिफ्ट करोगे
तो ये आपका अच्छा एक कदम आगे नहीं शिफ्ट करूँगा, ऑलमोस्ट मुझे इसको एक कदम पीछे शिफ्ट करना चाहिए, और ये आपका बनेगा, इसका आंसर आपके पास मौजूद है 939, ठीक है 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर। एक सेकंड में बुक में देख लूँ कि बुक में इसका आंसर क्या है आपके पास। बुक में इसका आंसर आपके पास है 939 मेगा। तो इट मीन्स डेट यहाँ पे आई थिंक आपको खुद कैलकुलेटर से करना चाहिए इसको, क्योंकि मैंने यहाँ से इसके वैल्यू को देख के लिखा है, तो मेरे ख्याल में इसकी वैल्यू में कुछ डाउटफुल है मुझे लग रहा है। और हमें करना ये है, हमें इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है, और मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो सही है, कोई ये जो डाउट था ये मेरा क्लियर हो गया। ये 8 नहीं होगा, ये सही है 8 ही होगा, ठीक है 9.39 एक्सपोनेंट 8, ठीक है। हमें इसको बनाना है मेगा में, तो बेटा मेगा का मतलब है 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 का मतलब है आप इस 8 में से 2 कम कर दो। 2 कम करने का मतलब है 1 कदम 2 कदम, आप उल्टे हाथ से 2 कदम शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 939। मैंने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, -1 -2, 2 कदम शिफ्ट कर दिया, तो 10 की जो पावर 8 है उसमें से माइनस हो जाएगा 2, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आएगा 939 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा। तो इसका मतलब है जो ई नॉट का आंसर आएगा वो आएगा 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा इसे कॉपी कर लेना, ई नॉट निकल जाएगा तो V निकालना है और फिर K निकालना है। अच्छा K निकालना क्योंकि थोड़ा आसान है, मैं आपको पहले K निकालना बता देता हूँ, फिर हम V पे आते हैं, क्योंकि V थोड़ा सा लेंदी जा सकता है। तो मैं इसके बाद आपको पहले ये बता रहा हूँ कि K कैसे निकालोगे। ये सब कॉपी कर लेना, वीडियो को पॉज वगैरह करके, ठीक है। अब देखो मैं पहले K बता रहा हूँ, फॉर K आपको अभी मैंने बताया था बेटा K का फॉर्मूला क्या होगा, E माइनस ई नॉट, और इसने आपको सवाल में बताया हुआ है क्या बताया हुआ है कि बेटा E बराबर है 3E नॉट के, तो माइनस ई नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि K बराबर हुआ 2 ई नॉट के, और आपको ई नॉट पता था। ई नॉट कहाँ पता था, अभी आपने ऊपर निकाला था ई नॉट, तो वो ई नॉट कितना आया था आपका, वो ई नॉट जो अभी हमने निकाला था वो क्या आया था 939, जो हमने यही सॉल्व किया था 939 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो बेटा मल्टीप्लाई बाय 2 करने से ये आपका हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आपका बनेगा 1878 1878 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1878 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये दो चीज़ें तो बड़ी आसानी से हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी के लिए। अच्छा जी, जब हम वेलोसिटी के लिए बात करें तो क्या होगा मामला, फॉर वेलोसिटी के लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि आप कोई इसमें से एक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें, आप बोलें भाई E बराबर है 3 ई नॉट की, और आपको पता है कि E का मतलब है टोटल एनर्जी। भाई टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, mc² के बराबर होती है। फिर आपको ये पता है कि 3 को लिखा, आपको पता है ई नॉट किसके बराबर होता है, m0c² के बराबर होता है। फिर आपने c² काट दिया, फिर आपके पास क्या बचा, m = 3m0। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल क्या करते हैं, फ़िलहाल ये करते हैं कि आपको पता है कि m किसके बराबर होता है, m का फॉर्मूला होता है m0 ओवर m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c², और बराबर में लिखा हुआ है 3m0। तो बेटा m0 से m0 भी कट गया, अब इधर क्या बचा, इधर बचा 1/√1 - v²/c², बराबर में लिखा हुआ है
3। तुम्हें क्या मालूम करना है? तुम्हें v मालूम करना है। v तो छुपा बैठा है अंडर रूट के अंदर, इसको तो बाहर निकालना है, और रूट निकालना है तो स्क्वायर लगाना है, रूट हटाना है तो स्क्वायर लगाना है। तो मैं ये करूँगा, फिलहाल ये करता हूँ कि 1 = 3 अंडर रूट 1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ऐसा कर देता हूँ। ऐसा करने के बाद मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँगा। स्क्वायरिंग ऐसे कर दी मैंने, सही है भाई। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या हुआ, 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और इस स्क्वायर से ये रूट से स्क्वायर कटा, तो ये बच गया। ब्रैकेट में क्या बचा, 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बचा। आई बात समझ? ठीक है, वेरी गुड। 1 = 9 × 1 = 9 माइनस 9 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। आई बात समझ? ठीक है, 9 को इधर भेज दो, ये बन जाएगा 1 - 9 = -9v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। कोई बात नहीं समझ आए, रिपीट करके फिर सुन लो, है ना। 1 - 9 का मतलब है -8 = -9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अब तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें v स्क्वायर चाहिए था, तो बेटा ये लो, v माइनस माइनस पहले कैंसिल करो, v स्क्वायर को अलग करो, तनहा कर दो उसको। c स्क्वायर डिवाइड से आ गया मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8c स्क्वायर, और 9 मल्टीप्लाई से नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तुम्हें तो v चाहिए था, ये v स्क्वायर रखा हुआ है, तो बेटा क्या करोगे, इधर भी रूट लोगे, इधर भी रूट लोगे। करना क्या करें, स्क्वायर से रूट काटो, दिया जाएगा v। आपको पता है 8 का रूट नहीं होता, 8 का रूट होता है 2√2। 8 का रूट होगा 2√2, और c पे से स्क्वायर से रूट हटेगा, ये बन जाएगा 2√2c। c स्क्वायर का तो स्क्वायर हट जाएगा ना भाई रूट से, और 9 का रूट होता है 3, तो आंसर आएगा 2√2c/3। चाहो तो यूँ रख दो आंसर, चाहो तो ये कर दो कि 2√2 डिवाइडेड बाय 3 को मल्टीप्लाई कर दो c यानी स्पीड ऑफ लाइट से, जो कि होगी 3 × 10⁸। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, ये आंसर भी माना जाएगा, बुक में ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो बुक में आपका इसका आंसर है स्पीड का 0.94c। बुक में उन्होंने दिया हुआ है 0.94c, यानी उन्होंने ये करा है, अगर आप इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करो तो आपको देगा 0.94, इसका आंसर देगा सी, ठीक है। और अगर आप इसको 0.94 कर रहे हो तो फिर आप इसको भी रूट में ना लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी 0.94 लिख दो। तो 0.94 को सी लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू आप खुद निकालना, ठीक है। अच्छा जी, तो लिहाजा ऊपर आया √8, नीचे आया √9c स्क्वायर, तो √8 और 9 का रूट लिया, ये सिचुएशन बनेगी। इस तरह आपका स्पीड का आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अच्छा, 17.4 है ना, तो मैंने अभी आपको 17.1 से 17.4 करा दी। अब 17.5 का मामला क्या है और 17.6 का मामला क्या है, चलो ये भी देख लेते हैं, और ताकि हमारा मामला जल्दी निबट जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो पास्ट ईयर के न्यूमेरिकल हैं वो फिर आपको मैं गाइड कर दूंगा कि वो कैसे करने हैं, और पास्ट ईयर के न्यूमेरिकल कौन से करने होंगे मैं स्क्रीन पे जो मेरे नोट्स हैं उसमें जो मैंने पास्ट ईयर के न्यूमेरिकल मेंशन किए वो उसकी पिक्चर अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने होंगे खुद से एज योर होमवर्क, ठीक है। तो ये मैं बुक वाले न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ। अच्छा, पास्ट ईयर में जो कोई अलग से आया हुआ होगा वो मैं कराऊंगा खुद ही, ठीक है। 17.5 0.5 17.5 में बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, उसका रेस्ट मास m0 है, उसकी स्पीड जो है ना वो 0.8c है, उसकी स्पीड है 0.8c, उसका रेस्ट मास m0 है, ठीक है भाई। फाइंड इट्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ठीक है। हमने मालूम करना है उसका मोमेंटम जो कि इस बार रिलेटिविस्टिक कहलाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी टोटल एनर्जी, जबकि हमें सिर्फ ये पता है कि v बराबर 0.8c के। तो भाई क्या किया जाए,
सबसे पहले तो सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई जाए, उसके बाद आप P को चेक करें। बेटा P का फॉर्मूला क्या होगा, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब ये m कौन है, ये तो रिलेटिविस्टिक मास है, तो ये आ जाएगा आपका m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। v कितना आएगा बेटा, v आएगा 0.8 c। ठीक, ओके। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो फिर मुझे ये भी करना चाहिए कि हाथ के हाथ में ये करूं, m नॉट c 0.8 m नॉट c डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, ये लो c स्क्वायर कटा, ऊपर बचा 0.8 m नॉट c डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर। अब बेटा इस पूरे का आंसर क्या आएगा ये देखते हैं। इस पूरे का आंसर आपके पास, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप खुद कैलकुलेट करना। 1 माइनस 0.8 स्क्वायर का रूट ले लेना। इसका पूरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.6। इसका आंसर आएगा 0.6। इतना तो खुद कर सकते हो ना, खुद इसकी वैल्यू को फाइंड करना। 0.6 कैलकुलेटर में आंसर आएगा। अब सुनो, इससे अगर आप कैलकुलेटर से कैंसिल कर दो तो वो भी ठीक है, कैलकुलेटर से भी कैंसिल हो सकता है। अदरवाइज इसको हम यूँ कर सकते हैं कि देखो, अगर आप ये पॉइंट हटाते हो तो ये 0 लग जाएगा, ये पॉइंट हटाते हो तो यहाँ 0 लग जाएगा। यानी पॉइंट हटाते हैं तो नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिवीजन आ रहा है। अगर ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 लगाया, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 लगाया, तो अगर ये 0 0 कैंसिल हो जाए, यानी बेसिकली यहाँ ये बचा 80 डिवाइडेड बाय 60, राइट, m नॉट c। तो ये कैंसिल हुआ, 2 4 ज़ा 8 हुआ, 2 3 ज़ा 6 हुआ, तो आपका आंसर जो आया मोमेंटम का वो आया 4/3 m नॉट c। 4/3 m नॉट c। यानी यहाँ जब मैं आया ना, तो ये आप चाहो तो कैलकुलेटर से कर लो, फिर SD दबा देना। SD दबाओगे तो 4/3 आएगा, वरना पॉइंट ऊपर वाले का हटाओगे तो नीचे 0 लग जाएगा, नीचे वाले का पॉइंट हटाओगे तो ऊपर यानी 0 लग जाएगा। यानी ये एक मैथमेटिकल स्टेप है, आप इसको देख लेना। आप जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इसका आंसर में यानी ऊपर आपके पास क्या बचेगा 4, नीचे बचेगा आपके पास 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका मोमेंटम का आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब जो है आपका मामला ये होगा कि इसके बाद आपने मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही वाला फॉर्मूला E माइनस E नॉट। लेकिन आपको पता है कि आपको तो पहले से E नहीं पता, तो बेटा पहले E निकाल लो। अगर E निकाल लोगी तो काइनेटिक एनर्जी आराम से निकल जाएगी। तो पहले आप E निकाल लो। E किसके बराबर होता है, E बराबर होता है किसके, MC स्क्वायर के। E बराबर है MC स्क्वायर के। तो पहले आप ये सारा स्टेप करना कैसे, m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर। अच्छा, अब m नॉट सी स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ ना, इसको ऐसे ही रख दो, m नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी कितना था आपके पास 0.8 सी, और इस पर आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये लो, ये कट गए, m नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर। और आपको पता है इस पूरे फैक्टर का आंसर यही आएगा, कौन आएगा, 0.6 आएगा। यानी m नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6 आपके पास आएगा। अच्छा, अब जब ऐसा होगा बेटा, तो जब आप, इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिवाइडेड बाय 0.6 m नॉट सी स्क्वायर। कैलकुलेटर से कर लो या SD दबा दो, या फिर मैंने कहा कि ये वाला पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 बन जाएगा, यानी 10/6 m नॉट सी स्क्वायर। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, 5/3 m नॉट सी स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू गेट, टोटल एनर्जी 5/3 m नॉट सी स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह इसके बाद क्या रह गया, काइनेटिक एनर्जी है ये। तो भाई काइनेटिक एनर्जी तो यार आप खुद कर लेना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ, खुद ही कर लेना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, E माइनस E नॉट।
ई कितना आया 5/3 m0 c², और ई नॉट की वैल्यू नहीं है, ई नॉट को ऐसे रखेंगे m0 c²। तो बेटा क्या लिखा हुआ है m0 c², दोनों में से भले कॉमन निकाल लो, ये बचेगा 5/3 - 1। तो m0 c², इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा नीचे आएगा 3, ये हो जाएगा 5 - 3, तो क्या बचेगा 5 - 3 कितना होता है 2, तो ये बचेगा 2/3 m0 c²। दिस इज व्हाट योर काइनेटिक एनर्जी, 2/3 m0 c², एंड दैट्स इट। होप इट इज डन फॉर यू। ये सवाल हो गया। इसके बाद हम आते हैं 17.6 के ऊपर। आई होप आप इसको कॉपी कर लेंगे। सेवनटीन पॉइंट सिक्स क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। आपको एक पार्टिकल का मोमेंटम मालूम करना है, आपको एक पार्टिकल की वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है भाई। अच्छा, जिसका रेस्ट मास m0 है और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसके रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है रेस्ट मास एनर्जी के, यानी उसके अंदर जितनी रेस्ट एनर्जी थी उसने उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। मिसाल पहले 1 थी तो 1 और गेन कर ली, 1 + 1 2 हो गया। तो आपने यही कुछ आपको पता है और कुछ नहीं पता, तो बेटा आपने मोमेंटम का फॉर्मूला तो लगाना है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे जब आप मोमेंटम के लिए सॉल्व करेंगे तो मोमेंटम तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, उस जाहिर सी बात है मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है mv है ना भाई। अभी तो हमें v खुद भी नहीं पता, तो इसका मतलब है पहले कुछ मामला और निपटाते हैं, पहले v निकालते हैं। अब v निकालने के लिए क्या करें, आपके पास फॉर्मूला है कि भाई k बराबर है e के। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि E इक्वल टू E0 + k, ऐसा ही था ना। और उसने आपको ये भी बताया है कि बेटा k बराबर है किसके, E0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि E बराबर हो गया 2E0 के। अच्छा जी, ठीक हुआ, सही है। अब क्या हुआ कि यहाँ आ गया mc², यहाँ आ गया m0c², सही है भाई, ठीक है। अच्छा, नाउ c² कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, m बराबर आ गया 2m0 के। ये बात नोट रखना, काम आएगी आगे चल के, कहीं तो आ जाएगी। अच्छा, अब m आपको पता है बराबर होता है किसके, m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c² इक्वल टू 2m0। अब याद करो, इससे एक पिछले वाले सवाल में मैंने आपको वेलोसिटी निकलवाई थी, ये उसी तरीके से होगा। क्या बचेगा 1/√1 - v²/c² इक्वल टू 2। एंड फ्रॉम हेयर डू यूर सेल्फ, खुद करो, यहाँ से v निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो आपके पास आ रहा होगा ना, v का आंसर वो आएगा √3/2c। v का आंसर आएगा √3/2c या 0.87, √3/2c या 0.87 स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है भाई। अच्छा, अगर आप ये कर लोगे तो अब मोमेंटम पे आते हैं। तो अब मोमेंटम कैसे निकलेगा भाई, मोमेंटम बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब मास क्या रखेंगे, ये रहा मास, मैंने कहा था काम आएगा। m बराबर है 2m0 के, 2m0, और यहाँ आपका जो वेलोसिटी का आंसर आएगा क्या आएगा, √3/2c। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2 से 2 कटेगा, ये बन जाएगा √3m0c। ये सारे आंसर ऐसे ही चलेंगे, वेरिएबल्स के अंदर चलेंगे, ठीक है। √3m0c, √3m0c, एंड डेट्स इट, थैंक यू। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक आखिरी सवाल है इसका 17.7, जो कि होना चाहिए इसी तरह के टॉपिक से। अगर हम इसको चाहें तो कर सकते हैं, कवर कर लेते हैं। मैं इसको भी करा देता हूँ 17.8 को। तो समझते हैं इसका मामला क्या है। 17.8 का काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये बोल रहा है कि भाई देखो,
द सन यानी सूरज रेडिएट एनर्जी, हमें रोशनी दे रहा है, ठीक है, हमें रोशनी दे रहा है एट अ रेट, किस शरह पे, किस रेट पे, 3.8 एक्सपोनेंट 26 वॉट पावर, 3.8 एक्सपोनेंट 26 वॉट, ठीक है भाई। ये बेसिकली पावर है, सूरज की पावर है। जैसे एक सेवर की पावर होती है, एक बल्ब की पावर होती है, तो हमारे सूरज साहब की पावर कितनी है? 3.8 एक्सपोनेंट 26 वॉट का बल्ब है ये। तो ये पूरे साल में हमें जो एनर्जी दे रहा है पर एयर के हिसाब से हमने इसका वॉट बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कह रहा बताओ एट वॉट रेट द मास ऑफ सन डायमिनिश, सूरज का कितना मास इस रेट के हिसाब से सालाना कम होगा। क्योंकि देखो, जब सूरज हमें रोशनी दे रहा है, इसका मतलब है उसका मास एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। यानी जब हमें एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब है कि हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू इक्वल टू mc स्क्वायर मास एनर्जी और इंटर कन्वर्टेबल। तो जो चीज़ एनर्जी हमें दे रही है, इसका मतलब है वो वक्त के साथ साथ अपने मास में रिड्यूस हो रही है। ये इसका थोड़ा सा मतलब बन रहा है। लाइक द सन रेडिएट्स एनर्जी एट सम रेट, एट वॉट रेट द मास ऑफ सन डायमिनिश, किस शरह से सूरज का मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो मास इटसेल्फ कम हो रहा है, और वो किस शक्ल में हमें मिल रहा है? एनर्जी की शक्ल में हमें मिल रहा है। तो समझते हैं इस बात को। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, या वर्क का मतलब है एनर्जी अपॉन टाइम। सूरज से मिलने वाली पावर क्या है? 3.8 इंटू 10 की पावर 26 इक्वल टू ई, और वो वॉट हमने पर एयर के हिसाब से बात करी है। तो पर एयर का मतलब है एक साल। अब एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, इस तरह वैल्यू को रखना है यहाँ पे। तो इसने हमें सवाल में बताया हुआ है कि एक साल यानी वन ईयर एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो एक साल में इसने बताया है 3.15 इंटू 10 की पावर 3.15 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड होते हैं। चाहो तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि पहले एक साल में 12 महीने, ठीक है, एक साल में 12 महीने नहीं बल्कि 365 दिन कर लो। लाइक एक साल में 365 दिन, और हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड। कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी। उसने दे दिए तो मत करो कैलकुलेट। 3.15 10 की पावर 7, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करा दो तो तुम्हें मिल जाएगी वो एनर्जी जो सूरज हमें पूरे साल में दे रहा है, ठीक है। अच्छा, तो वो एनर्जी तुम्हारे पास आएगी, वो एनर्जी जो तुम्हारे पास आएगी वो क्या होगी भाई? मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ जूल की वैल्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल कैलकुलेटर में अवेलेबल नहीं है, और मैं आपको मेथड बता रहा हूँ जहाँ से आपने एनर्जी निकालनी है जूल में। अब वो जो एनर्जी आपको मिलेगी ना जूल के अंदर, फिर आपने क्या करना है? आपने उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ये बताना है कि उसके इक्विवेलेंट कितना मास डायमिनिश हो रहा है। तो आपने ये वाली इक्वेशन लगानी है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। अब इसमें आपको जो एनर्जी जूल में मिलेगी, आप वो वाली एनर्जी यहाँ रख देना, ठीक है भाई। मैं नहीं कर रहा, अभी कैलकुलेटर नहीं है और इसकी वैल्यू यहाँ भी मेंशन नहीं हुई हुई। सो लिहाजा आपने क्या करना है? आपने इस एनर्जी की वैल्यू की, जो भी आपको एनर्जी की वैल्यू मिलेगी वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पुट करने के बाद आपको क्या चीज़ चाहिए? मास चाहिए ना। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू आएगी ना जूल में, आपने इसको डिवाइड कर देना है किससे? सी स्क्वायर से। सी स्क्वायर क्या होगा? लाइट की स्पीड का स्क्वायर, 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर। जूल की वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, आपको यहाँ मास मिल जाएगा, और मास की वैल्यू आपके पास आएगी 1.32 एक्सपोनेंट 17, 1.32 एक्सपोनेंट 17 किलोग्राम पर एयर। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ से एनर्जी मिल जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करा के इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देना जूल, और ये जो आंसर आएगा इस आंसर को इस फॉर्मूले में रखना, और mc स्क्वायर से m आपको मिल जाएगा, c स्क्वायर को इस एनर्जी से डिवाइड करा देना, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये आंसर मिल जाएगा। बल्कि
ये वैल्यू क्योंकि यहाँ मैंने लिखी नहीं है तो डेफिनेटली से बात, ये बात मैंने आपके ऊपर छोड़ दी है, आप इसे कैलकुलेट कर लेना। दैट्स इट। तो यहाँ मैंने आपको तकरीबन 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाले करा दिए हैं। अब एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं जो आप लोगों ने ख़ुद से करनी है वो मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल जो कि इतनी ख़ास नहीं है, पेपर में नहीं आती, बट आप प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 17.1 कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 17.2 कर लेना, 3 कर लेना और 4। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, पेपर में नहीं आती, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप खुद से इन एग्जाम्पल्स को कर लेना, ठीक है। और उसके बाद प्रॉब्लम मैंने करा दी है और मैं आपको पास्ट ईयर के जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो मैं आपको अटैच कर दूंगा, और वो सारे वही न्यूमेरिकल है जो मैंने यहाँ परफॉर्म कराए। थोड़ा बहुत वैल्यू का फ़र्क हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट दे दिया, खुद सॉल्व करना। अगर किसी सवाल में मसला आए तो मुझसे उस सवाल को डिस्कस करना, कहोगे तो वीडियो बना देंगे, कहोगे तो आपको अलग से सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। बट लेकिन आप अपनी तैयारी करें और तैयारी पे फोकस करें और अच्छे इम्तिहान देके बेहतरीन मार्क्स से कामयाबी हासिल करें। दुआओं में याद रखें और मुझे सपोर्ट करें जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच। बाय द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।